हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो होने वाला है हिस्ट्री टेकिंग पे। इस वीडियो के लिए मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए थे। ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, बट हाँ, कल 3 लोगों का कॉल आया था और आज एक कमेंट सेक्शन में भी कोई कह रहा था कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं इस पर एक वीडियो बनाने के लिए। तो सोचे हम कि आज एक ये वीडियो बनाते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे कैसे लेते हैं। दो मेरा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कैसे लेते हैं, बट हाँ, हमें जितनी नॉलेज है और मेरे जो फ्रेंड्स गए थे एग्ज़ाम देने तो वो कैसे हिस्ट्री टेकिंग लिए, तो उस पर उनसे पूछ के हम कुछ कंटेंट लिए हैं कि कैसे करना, क्या करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग में क्या सेक्शन होता है जिस पे नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में, फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में, वर्कअप में हम लोग देखते हैं लैब रिपोर्ट्स, और फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, और लास्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। ये सारे सेक्शन होते हैं, इन सेक्शन में अपने को नंबर मिलता है। अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जैसे 1 मिनट था और अपन बाहर खड़े थे रूम के बाहर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाहर केस स्टडी करने के लिए। वो केस स्टडी कर लिए, उसके बाद में अपन रूम के अंदर एंट्री लिए। रूम के अंदर एंट्री लेने के बाद में जो इन्विजिलेटर है, जो भी सर मैम बैठे हुए हैं, उनको अपन ग्रीट करेंगे। कैसे ग्रीट करेंगे? अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग मैम और सर, या आफ्टरनून है तो गुड मॉर्निंग सर या मैम। जो भी है बस इतना बोलना, इतना बोल के और ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी है, बस इतना बोल के अपन आगे निकल जाएंगे पेशेंट के पास। पेशेंट के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले कि पेशेंट को मिले, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है वो विश किए। उसके बाद में बोले आई एम योर डॉक्टर, आई एम हियर टू हेल्प यू, माई सेल्फ समृद्धि, अपना नाम बताना है, एंड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, बस इतना पूछना है। उसके बाद में वो अपना प्रॉब्लम्स जो भी रहेगा या रहेगी वो बता देगा। या मान लीजिए पीडिया का डिपार्टमेंट है तो पीडिया में तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, तो बच्चा तो डमी रहेगा। तो उसके साथ में जो उसके पेरेंट्स आएंगे, हो सकता है उसके साथ में उसकी मम्मी आई हो, या उसके हो सकता है उसके साथ में उसके पापा आए हो। तो जूनियर्स ही बनते हैं, बट वो आपको बता देंगे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। या सेम आप गायनी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो गायनी में भी हो सकता है आपको डमी दिया जाए, तो डमी के साथ में एक फीमेल बैठी रहती है, तो वो आपको बता देगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे ही आप शायद सर्जरी डिपार्टमेंट में जाएंगे या थेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो बच्चे रहेंगे जूनियर्स, वो आपको अपना प्रॉब्लम बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनको। अब जाते ही सबसे पहले इन्विजिलेटर को विश करना है। विश करने के बाद में अपना इंट्रोडक्शन देना है पेशेंट से। पेशेंट को पूछना है आपका नाम क्या है और आपकी क्या कंप्लेंट्स है, वो बताने के बाद में फिर अपन ABC करते हैं। ABCD करना, ठीक है। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिहाइड्रेशन। अपने वहाँ पे डिसेबिलिटी चलता है, बट यहाँ पे लोग डिहाइड्रेशन मानते हैं, तो डिहाइड्रेशन ही मानते हैं। इनके जो नॉर्म्स है उस हिसाब से चलते हैं, और डिहाइड्रेशन के क्राइटेरिया से अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एयरवे कर लेंगे। अगर मान लीजिए पीडिया का डिपार्टमेंट है तो बच्चे को देखेंगे कि उसकी सांस आ रही है कि नहीं, वो ब्रीथिंग है कि नहीं, उसका एक बार ये चेक कर लिए सांस आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद में अपन ब्रीथिंग में जाएंगे। ब्रीथिंग में अपन रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लेंगे। रेस्पिरेटरी रेट हमेशा 12 से 18, 20 तक में आया है अपना तो नॉर्मल होता है ये। और फिर उसके बाद में पल्स रेट चेक कर लेंगे। पल्स रेट अपना कितना 72 बीट्स पर मिनट होता है, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद में सर्कुलेशन में आएंगे। सर्कुलेशन में अपन क्या देखते हैं, ब्लड प्रेशर देख लेंगे। 110/80 नॉर्मल होता है, तो ये सर्कुलेशन में चेक के लिए। साथ में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं 2-3 सेकंड तक में अगर तुरंत नॉर्मल हो जाता है तो ये कैपिलरी रिफिलिंग टाइम अपना नॉर्मल है। तो ये अपन किस में, सर्कुलेशन में चेक कर लिया। उसके बाद में डिहाइड्रेशन का चेक कर लेंगे कि डिहाइड्रेशन है कि नहीं पेशेंट को। तो डिहाइड्रेशन में अपन ये देखेंगे कि सनकन आइज है क्या, या जो भी पेशेंट है वो लेथार्जिक है क्या, उसको पानी पीने में बहुत थर्स्टी है क्या। तो ये सारी चीज़ें अपन डिहाइड्रेशन में भी चेक कर लेंगे। डिहाइड्रेशन के बाद में अगर जो भी ट्रीटमेंट में आएंगे तो फिर ABC प्लान लगा के जो भी होता है वो सब कर लेना। आगे का डिपार्टमेंट वो तो ट्रीटमेंट में आ जाएगा। पर जाते ही पेशेंट का एक बार हिस्ट्री पूछना है। हिस्ट्री पूछने के बाद में ABC करना है। ABC करने के बाद में उसको हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी स्किन को देखेंगे। अभी पेशेंट को टच किए सिर्फ अपन ABC करने के लिए ना, मीन्स उसका जो भी पल्स रेट देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है। हाँ, अच्छा, ये हो सकता है आप लोगों को डाउट होगा, क्योंकि हमें भी था कि अपन लेंगे तो जो पेशेंट रहता है तो वो तो नॉर्मल बच्चा है ना, तो उसका तो नॉर्मल सब कुछ होगा, पर जो नॉर्मल
जो केस आया है उसका तो हार्ट बीट अलग हो सकता है, उसका पल्स रेट अलग हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर अलग आ सकता है ना। तो अगर आप जब ऐसे उसको एग्जामिन करने जाएंगे तो वो खुद ही आपको एक अपना उन लोगों के पास स्लिप रहता है, तो वो आपको स्लिप पास कर देगा कि ये उसका ब्लड प्रेशर है, ये उसका हार्ट रेट है, ये उसका पल्स रेट है। तो वो आपको जैसे ही उसको एग्जामिन करने जाएंगे ना, तो वो आपको तुरंत ही वो अपना स्लिप दे देगा कि उसका ये केस में ये उसका रिकॉर्डिंग्स है, उसकी ये उसकी रिपोर्ट्स है, ठीक है। ये पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में अभी इतना कर लिए, उसके बाद में अभी अपन और पेशेंट को टच नहीं किया है, नॉर्मल उसको सिर्फ इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, उसको देखेंगे उसका स्किन का कलर क्या है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं पे रेडनेस तो नहीं है, या कहीं पे पस भरा हुआ तो नहीं है, या कुछ फ्रैक्चर का पेशेंट है या क्या। वो अपन ऐसे नॉर्मल इंस्पेक्शन कर लिए। उसके बाद में जब अपन पल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन पे आएंगे, तो वो करने से पहले पेशेंट से परमिशन लेना है कि अब हम आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल तो हैं कि नहीं, ये हम कर सकते हैं। तो वो खुद ही बताएगा। ऐसे तो सब लोग हाँ ही बोलते, कोई मना नहीं करेगा, बट ये एक बार पेशेंट का परमिशन ले लेना है। उसके बाद ही फिर आप पल्पेशन और करिएगा। पल्पेशन में आप 9 क्वाड्रेंट्स में पूरा चेक कर लीजिएगा। हमेशा नॉन पैथोलॉजिकल साइड से पैथोलॉजिकल साइड पे जाया जाता है, यहाँ पे पेन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप पूरा 9 क्वाड्रेंट्स में ऐसे ऐसे पल्पेट कर लीजिएगा। पल्पेट करने के बाद में फिर आप परक्यूशन कर लीजिए। उसके बाद में डल साउंड है कि नहीं, ये सब आपको पता चल जाएगा। फिर अस्कल्टेशन भी कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आप पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेना स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए आप थक गए बोलते बोलते, हाँ, तो अगर मान लीजिए आप गायनी डिपार्टमेंट में हैं, तो गायनी डिपार्टमेंट में जाते ही आप जो भी आपका पेशेंट रहेगा उससे आप पूछ लीजिएगा कि उसको अगर ब्लीडिंग का केस है तो उसको ब्लीडिंग कब से हो रही है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में उसका जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगर उसके पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उससे आप पूछेगा कि उसको रेगुलर है कि नहीं, और उसको कब से आ रहा है, मीन्स 13 ईयर से आ रहा है या उसके पहले से आ रहा है, या 15-16 साल में आया है, ये कब आया है उसको पीरियड्स, ये आप उसके बारे में उससे पूछ लीजिएगा। रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये भी पूछ लीजिएगा। फिर उसके डेज कैसे रहते हैं, 5 से 7 दिन में ही उसकी ब्लीडिंग वो रुक जाती है या लंबी चलती है, या महीने के बीच बीच में भी आता है, ये सारी चीज़ें आप उसके पीरियड के साइकिल में पूछ लीजिएगा। फिर जब पीरियड्स आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है या नॉर्मल पेन रहता है, क्रैम्प्स उसके कैसे रहते हैं, ये पूछ लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास मेनोपॉज का पेशेंट आया हुआ है, तो मेनोपॉज में आप उससे पूछ लीजिएगा कि उसको मेनोपॉज के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, जैसे उसमें हॉट फ्लैश देखने को मिलता है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो ये सारे उसको सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, आप ये सब भी पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद में उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूछेगा कि अगर उसकी शादी हो गई है तो उसके बच्चे कितने हैं, और अगर बच्चे हैं तो उसके बच्चे पहले कैसे हुए थे, मीन सी सेक्शन से हुए थे या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से हुए थे, सारे बच्चे उसके हो गए थे या कुछ अबॉर्शन के भी केसेस थे, तो ये सारे आप उसमें पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में उसकी फैमिली हिस्ट्री लीजिएगा कि अगर मान लीजिए उसको हाइपरटेंशन है तो उसकी फैमिली में भी किसी को हाइपरटेंशन था क्या, या डायबिटीज़ है तो उसकी फैमिली में भी किसी को डायबिटीज़ था क्या, ये सारी चीज़ें आप पूछ लीजिएगा। फिर उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ लीजिए कि वो स्मोकिंग करता है या करती है, या अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ लीजिएगा। उसका अगर वो जॉब पे जाते हैं या जाती है जो भी है, तो जॉब में उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ है क्या, क्योंकि स्ट्रेस भी मेन फैक्टर होता है ना बहुत सारे डिजीज़ में, तो आप ये भी स्ट्रेस के बारे में भी पूछ लीजिएगा। और उसकी डाइट कैसे रहती है, फाइबर रिच फूड लेता है कि नहीं, प्रोटीन इनटेक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी आप उसकी डाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना, आप ये सब भी पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस करने के बाद में अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो सारी चीज़ें भी अपने से पूछते रहना है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये चीज़ें अगर वो बताते जा रहे हैं हाँ या ना, हाँ या ना, तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप पूछिए। आपको जितना पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग लेना आप लीजिए, बाकायदा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आप उसकी लैब रिपोर्ट्स पूछेगा। लैब रिपोर्ट्स के पास में, लैब रिपोर्ट्स के लिए उनके पास ऑलरेडी एक स्लिप होती है, तो वो आपको स्लिप दे देंगे। तो उसमें आपको सीबीसी चेक कर लीजिए, हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, डब्ल्यूबीसी चेक कर लीजिए, ल्यूकोसाइड चेक कर लीजिए, ईएसआर चेक कर लीजिए, और आपको यूएसजी देखना है तो आप यूएसजी की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। फिर उसके बाद में इतना सब करने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, उसको क्या दिक्कत हो रहा है,
क्या डिजीज़ है उसको, फिर आप उस बेसिस पे अपना डायग्नोसिस बना लेंगे। जब आपका डायग्नोसिस बन जाएगा तो फिर उसी हिसाब से आप उसको अपना ट्रीटमेंट बता दीजिए। देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आता है, हो सकता है आपका डायग्नोसिस गलत बने, तो टीचर आपको एक बार चांस दे देगा कि नहीं ये डायग्नोसिस सही नहीं है, आप दूसरा डायग्नोसिस बताइए। तो आप फिर से एक बार कुछ एग्ज़ामिन करिए, तो आपको अपना डायग्नोसिस करेक्ट करने का भी मौका मिलेगा, आपको करेक्ट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से फिर आप अपना ट्रीटमेंट बता दीजिए। घबराना नहीं है। बस जो 12 मिनट आपको मिले हैं ना पूरे, जब तक सेकंड बेल नहीं बजता डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, 12 मिनट जो आपके पास है ना, उसको पूरा यूटिलाइज़ करिए। टीचर को बोलने का मौका मत दीजिए कि टीचर आपके पास आए और आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, ये मौका नहीं देना है आपको। आपको उसके पहले ही आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। अब ये नहीं कि आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, ऐसा नहीं। रिलेवेंट क्वेश्चन, डिजीज़ से रिलेटेड जो भी है, आप वो सारे अपने क्वेश्चंस पेशेंट से पूछ लीजिए, आपको वो पेशेंट अपने सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर उसके बाद में जो 2 मिनट बचता है, आप उसमें अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बना के बाहर आ जाइएगा। और ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़, हाँ, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, या दिक्कत होगा, टूटी फूटी चीज़ें आती है बोलने में, या वहाँ पे जाके वो नर्वसनेस आ जाता है। कोई बात नहीं, हम भी नर्वस हो जाते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा घबराहट होता है, बट ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपको हार्म करने के लिए नहीं बैठा है, सब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए ही बैठे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये सारी चीज़ें और उसकी क्यों हो रहा है, वो आपके क्लिनिकल नॉलेज को चेक करें कि आपको कितना आता है। तो आपको बस अपना बताना है कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो सारे स्टेप्स कर रहे हो वो सही ही हो, कुछ इसमें से आप गलत भी कर सकते हैं, बट ठीक है, आपको जो आता है अपने अपने हिसाब से बेस्ट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नंबर सब पास हो रहा है ना, इतना तो पता चल गया ना, सब पास हो रहे हैं। किसी का 70+ आएगा, किसी का 80+ आएगा, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो कोई लास्ट भी आएगा। वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दो, बस। और बस जो भी है, 12 मिनट पूरा यूटिलाइज़ करना, हिस्ट्री टेकिंग लेना अच्छे से। जितनी इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश में बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि वहाँ पे आप धड़ल्ले से जाके अपना फ्लुएंसी दिखाएं कि ये मेरी ये अच्छी इंग्लिश है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी इंग्लिश आती है वो बोलिए। ऐसा बोलना है कि पेशेंट आपकी बात समझ पाए और पेशेंट क्या कह रहा है आप उसकी बात समझ पाए। इतना नहीं बोलना है कि पेशेंट को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, कि पेशेंट अपनी बात ही ना रख पाए। ये चीज़ नहीं करना है, आप बोलिए, उसके बाद पेशेंट की बात सुनिए। ऐसे ऐसे करिए, तो आपका पूरा सारा जो सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में रहेगा प्रोसीजर, वो सब बहुत स्मूथली चले जाएगा। डरना नहीं है, आराम से करना। थोड़ा बहुत नर्वसनेस आता है, ठीक है, चलता है, उतना MBBS का फाइनल एग्ज़ाम में होगा। करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में। और करके ऐसे ही बाहर आ जाना है। लास्ट में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, गलत बन रहा है सही बन रहा है, जो भी बन रहा है दीजिए। मेन जो मार्क्स है वो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री टेकिंग में ही है, आप वहाँ पे आप स्कोर कर लेंगे। तो अगर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट गलत भी हुआ तो चल जाएगा, ऐसे तो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें सही लेंगे तो हो जाएगा सही, बट होता भी है तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये था कैसे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, क्या करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है तो एक बार पूछ लीजिएगा। और कल अगर आपको कोई और ऑस्की से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो हमें बताइएगा कि कल हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो बस मिलते हैं आप फिर कल, ठीक है, पढ़ते हैं फिर अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।